क्रांतिकारियों और गांधी जी के बीच मतभेद भाग 2। यह पर्चा पंडित आजाद के कहने पर भगवती चरण ने लिखा था और आजाद ने कानपुर में छपवाया था। एक पर्चे की कॉपी गांधी जी को भी भेजी गई थी। उन्होंने इसकी यंग इंडिया में प्रशंसा की और माना कि उन्होंने अपने प्रथम लेख में क्रांतिकारियों के प्रति न्याय नहीं किया था। अपने दूसरे लेख में गांधी जी हिंसा मार्ग को बुरा बताते हुए भी क्रांतिकारियों की वीरता की तारीफ की और अंत में लिखा कि उनको पूर्ण विश्वास था कि वह 3 वर्षों में अहिंसा मार्ग में भारत को स्वाधीनता दिला देंगे। यदि वह ऐसा ना कर सके तो फिर क्रांतिकारी अपने मार्ग को फिर से अपनाकर अपना कार्य आरंभ कर ले। महात्मा गांधी के इस लेख से देशवासियों के दिलों में क्रांतिकारियों के प्रति कुछ श्रद्धा बढ़ी, लेकिन कोई अधिक उत्साहजनक परिणाम नहीं निकला। चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती सक्रियता से ब्रिटिश सरकार बुरी तरह हैरान थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए वह हर संभव प्रयास कर रही थी। पुलिस और सीआईडी ऑफिसरों को पर्याप्त संख्या में रुपया ऐसे ही काम में खर्च करने के लिए दिया गया। कुछ लोगों ने कभी कभी चंद्रशेखर को पहचाना भी, परंतु वे उनको गिरफ्तार नहीं करवा सके। एक बार पंडित चंद्रशेखर आजाद भगवती चरण के साथ कानपुर में मेस्टन रोड से जा रहे थे। उनके पहचानने वाले पुलिस की सर्विस में एक व्यक्ति ने उनका पीछा किया। वे दोनों मूलगंज की ओर जाते हुए एक गली में मुड़े और उसके मोड़ पर जाकर ठहर गए। जब वह मुखबिर उस मोड़ पर पहुंचा तो चंद्रशेखर ने उसकी छाती पर अपना पिस्तौल रखकर कहा, क्या तू अपनी मौत को गले लगाना चाहता है? आजाद के इस कथन को सुनकर वह सकपका गया। उसकी घीघी बंग हो गई। उसने हाथ जोड़े। चंद्रशेखर ने उसे उल्टा लौट जाने के लिए कहा और साथ ही यह भी कह दिया कि उसने पलटकर देखा तो वह उसे गोली मार देंगे। उसके बाद जब कभी वह आजाद को कहीं भी देखता तो उनकी ओर से अपना मुंह फेर लेता। इस प्रकार सरकार के सभी यत्न पंडित चंद्रशेखर या दल के अन्य सदस्यों को पकड़ने में असफल रहे। सरकार को सबसे ज्यादा झल्लाहट और मल्लाल इस बात का था कि वो लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम चलाने वालों का पता ना लगा सकी थी। इन्हीं दिनों नंदकिशोर निगम को टाइफाइड हो गया। चंद्रशेखर उसी के साथ हॉस्टल में रहते थे, उसकी दवा का प्रबंध कर रहे थे। वह 3 महीनों तक बाहर नहीं गए। उनसे मिलने उत्तर प्रदेश से वैशंपायन, पंजाब से भगवती चरण, यशपाल आदि आते रहते थे। उन दिनों उन्हें विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि ब्रिटिश सरकार ने स्कॉटलैंड के 4 उच्च अधिकारी वायसरॉय की ट्रेन पर बम चलाने वालों का सुराग लगाने के लिए भेजे हैं। वे चारों अधिकारी हॉस्टल के समीप एक बंगले में आकर ठहरे हैं। पंडित चंद्रशेखर आजाद ने उनकी निगरानी आरंभ कर दी। इस कार्य में उन्हें अपने हॉस्टल के धोबी से बहुत सहायता मिली, जो उनके कपड़े भी धोता था। आजाद ने एक दिन विचार किया कि उन चारों अधिकारियों को गोली से उड़ा दिया जाए। जब भगवती चरण से परामर्श किया तो उन्होंने मना कर दिया। कारण इस प्रतिक्रिया से पुलिस की सरगर्मी विशेषकर दिल्ली में बढ़ जाती और उस समय दिल्ली और विशेषतः हॉस्टल में निगम का कमरा दल का केंद्र बन गया था, जिसको दल का कोई भी सदस्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तब पंडित चंद्रशेखर ने इस योजना को अपने दिमाग से निकाल दिया। फरवरी प्रथम सप्ताह में सन 1930 ईस्वी को एक दिन जब निगम कॉलेज से लौटा तो उसने देखा कि पंडित चंद्रशेखर आजाद को 2 बंगालियों से कुछ वार्तालाप हो रहा है। उनकी मुद्राओं से जान पड़ता था कि विषय अवश्य ही गंभीर था। बातें 2 घंटे तक होती रही। फिर तीनों खड़े हो गए और चंद्रशेखर के अंतिम शब्द कुछ इस प्रकार थे, मैं तो चाहता था कि हमारा क्रांतिकारी दल समस्त भारतवर्ष में एक ही दिन एक ही प्रकार से क्रांतिकारी कार्यवाही करे, जिससे सरकार तथा जनता पर गहरा प्रभाव हो। परंतु तुम लोग यदि समझते हो कि तुम लोगों का अधिक चुपचाप बैठना तुम्हारे दल के लिए घातक होगा तो जाओ, एक ऐसे कार्य को अंजाम दो जिससे क्रांतिकारियों का फिर समस्त भारत में गर्व के साथ ऊंचा हो जाए। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ है। वैशंपायन के अनुसार चटगांव के प्रद्युम्न गांगुली चंद्रशेखर से कानपुर में मिले थे और आजाद ने उनको 2 रिवॉल्वर भी दिए थे।
चूंकि यह मुलाकात निगम के हॉस्टल में हुई थी और एक नहीं 2 बंगाली सदस्यों ने उनसे वार्तालाप किया था और उसके पश्चात पंडित चंद्रशेखर आजाद के चटगांव क्रांतिकारी योजनाबद्ध कार्य के पश्चात हर्ष के उदागर निगम के ही सम्मुख प्रकट हुए थे। निगम के अनुसार वैशंपायन की सूचना का स्तर सही न था। हाँ, यह संभव हो सकता है कि वीरभद्र तिवारी ने आजाद से उन दोनों वीरों से मिलाने का प्रबंध किया हो। निगम को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी और न ही चंद्रशेखर ने निगम को कभी इस बारे में बताया। अप्रैल माह में बंगाल के 64 युवक और युवतियों ने, जिनमें 4 बालक भी सम्मिलित थे, अत्यंत वीरता के साथ चटगांव आरमारी हथियार खाने पर धावा बोल दिया और कुछ सैनिकों को मारकर हथियार अपने अधिकार में कर चलते बने। पर वे ज्यादा दिन स्वतंत्र ना रह सके। सरकार को इस प्रतिक्रिया से बहुत बड़ा धक्का लगा। वह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई और उनको मारने में वायुसेना की सहायता भी ली गई। पंडित चंद्रशेखर आजाद को जब चटगांव के कार्यकलापों के विषय में सूचना मिली तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए। क्रांतिकारी नंदकिशोर निगम से बोले, जैसा मैंने उनसे कहा था उन्होंने ठीक वैसा ही कर दिखाया। काश हम पूरे भारत में ऐसा ही कुछ कर पाते तो अंग्रेजों की जड़ें हिल जाती। खैर, चटगांव वालों ने क्रांतिकारियों के सिर सदैव के लिए ऊंचा कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद का परिचित व सहयोगी नंदकिशोर निगम, जो हॉस्टल में रहता था, जिसे अचानक टाइफाइड रोग भी हो गया था, वह ठीक ना हो पा रहा था। ऐसे में वह 20 मार्च सन 1930 ईस्वी को हॉस्टल छोड़कर अपने बहन बहनोई के साथ चला गया। तब चंद्रशेखर आजाद उसी हॉस्टल के एक कमरे में क्रांतिकारी दल के सदस्य भवानी सिंह के साथ रहने लगे। वह पहले भी प्रतिदिन निगम को देखने आया करते थे। चंद्रशेखर आजाद से हॉस्टल में मिलने भगवती चरण, यशपाल और धनवंतरी भी लाहौर से आते रहते और उत्तर प्रदेश से वैशंपायन भी। उन्हीं दिनों आजाद ने रामचंद्र शर्मा के नलगढ़ा जिला बुलंदशहर के फार्म में पिस्टल तथा राइफल शूटिंग प्रैक्टिस का प्रबंध किया था और यहाँ यशपाल, लेखराज कैलाशपति और वैशंपायन को ले जाकर उनको शूटिंग का अभ्यास कराया था। यही रामचंद्र शर्मा कैलाशपति के सरकारी गवाह बनने पर फरार हो गए थे और कभी पुलिस के हाथ नहीं पड़े। यही नहीं, फरारी अवस्था में भी उन्होंने ही जापान जाकर सुभाष बाबू के भारत से बाहर निकल जाने का प्रबंध भी बड़ी सफलतापूर्वक किया था। भगवती चरण, धनवंतरी और यशपाल की सहायता से चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और दत्त को लाहौर जेल से छुड़ाने की योजना बनाई। जैसे कि पूर्व में लिखा गया है कि लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह तथा दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में रखा गया था तथा अन्य अभियुक्तों को बोस्टल जेल भेज दिया गया था। उन दिनों प्रत्येक रविवार को भगत सिंह तथा दत्त को सेंट्रल जेल से बोस्टल जेल लाया जाता था। वहां ये दोनों अन्य अभियुक्तों से मिलकर अपने विचार विमर्श का आदान प्रदान करते थे। चंद्रशेखर की योजना के अनुसार भगत सिंह तथा दत्त को उस समय हमला कर छुड़ाना था जब उन्हें सेंट्रल जेल से बोस्टल जेल लाया जा रहा हो। इस क्रांतिकारी गतिविधि के लिए उन्होंने धनवंतरी और यशपाल की सहायता से बहावलपुर रोड पर एक बंगले का आधा भाग किराए पर लिया था। उस बंगले के दूसरे भाग में एक दंपति रहते थे। किसी को किसी प्रकार का संदेह ना हो, इसलिए उस बंगले में वे सुशीला दीदी, दुर्गा भाभी और यशपाल के साथ रहने लगे। अजमेर के मदन गोपाल दिल्ली के छैला बिहारी बंगले के नौकर बनकर रहने लगे। टहल सिंह मोटर ड्राइवर बन गए। इनके अतिरिक्त जो अन्य सदस्य भी बंगले में रहने के लिए आए थे, यशपाल, धनवंतरी, वैशंपायन और सुखदेव राज। भगवती चरण प्रतिदिन बंगले पर आते थे और सलाह मशवरा करते थे। इधर यशपाल ने 3 बमों में मसाला भरकर उन्हें एक अलमारी में रख दिया। योजना पर अमल करने का समय और बाकी सारा ब्यौरा वकीलों और अन्य रिश्तेदारों द्वारा जेल में पहुंचा दिया गया। उस ब्यौरा में लिखा था,